नमस्ते। गुड आफ्टरनून। तो आज हम सब अपने मास्टर, अपने गुरु, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हम ऑर्गेनॉन के उस पड़ाव में पहुंचे जहां पर हमने दो इम्पोर्टेंट पार्ट हमने कंप्लीट किया। दैट इज फर्स्ट, कि हम फिजिशियन डिजीज को कैसे जान सकता है, तो उसके लिए हमने केस टेकिंग का पार्ट कंप्लीट किया। फिर बाद में हमने ये समझा कि हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, डिजीज को, मेडिसिन के पिक्चर को डिजीज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उस पार्ट को हमने समझा। अब हम उस पड़ाव पर पहुंचे जहां पर हम ये समझ रहे कि कैसे दवाइयों को बनाने हैं, उसको एडमिनिस्टर कैसे करना है, और और क्या, और उसमें ध्यान रखना है जब दवाई देते हैं तब उसमें और कौन कौन सी चीजें, जैसे मेंटेनिंग कोर्स या फिर कोई ऑब्स्टेकल्स टू क्योर होते हैं, वो क्या क्या हो है, उसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो आज हम चालू करेंगे एफोरिज्म नंबर 274। As the true physician finds in simple medicines, administered singly and uncombined, all that he can possibly desire, artificial disease force that which are able by homeopathic power completely to overpower, extinguish, and permanently cure natural diseases. He will mindful of the wise maxim that it is wrong to attempt to employ complex means when simple means suffice. Never think of giving as a remedy any but a single simple medicinal substance. For these reasons also, because even though the simple medicines were thoroughly proved with respect to their pure peculiar effects on the unimpaired healthy state of man, it is yet impossible to foresee how two or more and more medicinal substances might, when compounded, hinder and alter each other's actions on the human body. तो जैसे कि हमने पिछले सेशन में, पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि एफोरिज्म नंबर 271 टू 273 तक हमने पढ़ा, तो उसमें हमने समझा कि एक सिंपल मेडिसिन हमने देनी है। सिंपल मेडिसिन क्या होती है उसके बारे में हमने समझा। तो हर एक ट्रू फिजिशियन वो सिंपल मेडिसिन को फाइंड आउट करता है और फिर उसको एडमिनिस्टर करता है, अकेली उसी दवाई को अनकम्बाइंड फॉर्म में, कोई उसमें मिश्रण नहीं होता है। वो क्यों ऐसा करता है? एल ऑल दैट ही कैन पॉसिबली डिजायर, और उससे जो भी वो चाहता है, उसकी डिजायर है, वो कर सके, उसके लिए वो ऐसा करता है। और वो डिजायर क्या है? कि एक आर्टिफिशियल डिजीज फोर्स क्रिएट हो होम्योपैथिक पावर से, जो कंप्लीटली उसको ओवरकम कर सके, एक्सटिंग्विश कर सके, परमानेंटली क्योर कर सके नेचुरल डिजीज को। ये वो चाहता है। इसीलिए ये चाहता है, इसीलिए ही विल माइंडफुल ऑफ वाइज मैक्सिम, इसीलिए वो काफी ध्यान रखेगा इसके बारे में। एक वाइज मैक्सिम है, एक काफी विशेष ज्ञान से आया हुआ हमारा एक सूत्र है। वो क्या है होम्योपैथी का सूत्र? इट इज रॉन्ग टू अटेम्प्ट टू एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स मीन्स व्हेन सफाइस मीन्स सफाइस, सिंपल मीन्स सफाइस। जब जब सीधी उंगली से घी निकलता हो तो टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? ये बात है। एक मुहावरा है जिससे हम इस बात को समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स मीन्स की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स मीन्स का प्रयास करना, यानी कि मिश्रण वाली दवाइयाँ देना काफी गलत है। जब सीधा सीधा एक ही दवाई से सफाई से जरूरी है, और वही दवा, एक ही दवाई सब कुछ कर सकती है अच्छा, तो फिर कॉम्प्लेक्स मीन्स देने की क्या जरूरत है? इसको देने का प्रयास करना भी गलत है। ये हमारा मैगजीन है, वाइज मैगजीन, इसका काफी मन में ध्यान रखेगा वो। नेवर थिंक ऑफ गिविंग एज अ रेमेडी एनी बट अ सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस। कभी भी ये ख्याल सोचेगा नहीं एक रेमेडी के अलावा और कुछ देना।
सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस ही देगा। फॉर दिस रीजंस ऑल्सो, उसके ये भी अलग अलग कारण है, जिसमें से एक है बिकॉज इवन दो द सिंपल मेडिसिन वेर थॉरली प्रूव्ड विथ रिस्पेक्ट टू द प्योर peculiar effects on the unimpaired healthy state of man, क्योंकि जो सिंपल दवाइयां है उसकी संपूर्ण तरीके से प्रूविंग की गई है, उसकी हर एक प्योर पिक्यूलर इफेक्ट्स के बारे में जो वो हेल्दी मैन में प्रोड्यूस करता है। इट इज येट इम्पॉसिबल टू फोरसी, फिर भी ये देखना असंभव लग रहा है, अशक्य लग रहा है कि कैसे दो और ज्यादा मेडिसिनल सब्सटेंस जब कंपाउंडेड फॉर्म में यानी कि मिश्रण के फॉर्म में दिया जाएगा तो वो एक दूसरे की एक्शन को अल्टर करेगा या हाइंडर करेगा, ये देख पाना काफी अशक्य हो जाता है। हेल्दी ह्यूमन बॉडी में जब हम दो तत्व को प्रूव करेंगे तो वो दो तत्व की एक्शन एक दूसरे के अंदर मिश्र हो जाएगी, एक दूसरे की एक्शन को अल्टर कर देगी, ये देख पाना काफी मुश्किल है। जबकि सिंपल कंपाउंड्स की जो एक्शन होती है वो हर तरीके से संपूर्ण तरीके से हर एक रिस्पेक्ट में उसकी पिक्यूलर जो इफेक्ट है उसकी हर एक रिस्पेक्ट में वो प्रूव हो गई थी, तो भी इसको मिश्रण देना कैसा, ये हम देख ही नहीं सकते कि उसकी एक्शन क्या है। और एक दूसरा कारण है एंड बिकॉज ऑन द अदर हैंड द सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस व्हेन यूज्ड इन डिसीज द टोटालिटी ऑफ गुड सिम्टम्स इज एक्यूरेटली नोन renders efficient aid by itself alone if it be homeopathically selected। और दूसरा कारण क्या है कि जब सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस जब हम डिजीज में यूज करते हैं, सिंपल दवाइयों को सिंगल मेडिसिन को यूज करते हैं जिसकी टोटालिटी काफी नॉन है यानी कि जिसकी प्रूविंग काफी प्रचलित है, हम जानते हैं उसकी प्रूविंग को, उसके सिम्टम्स को, डिजीज की टोटालिटी को भी हम जानते हैं एक्यूरेटली, और उसमें जब हम वो दवाई देते हैं renders efficient aid by itself alone, ये अकेली ही वही सारवार करती है, असरकारक सारवार करने में सक्षम है जो होम्योपैथिकली अगर उसको सिलेक्टेड किया गया है तो। एंड सपोजिंग द वर्स्ट केस टू हैपन, अगर हम ये अनुमान लगाए कि काफी खराब तरीके का केस बनता है इसमें, worst case to happen that it was not chosen in strict conformity with to similarity of symptoms, सबसे खराब केस अगर होगा तो उसमें क्या होगा कि भाई आप हमने जो दवाई या आपने जो दवाई सिलेक्ट की है वो स्ट्रिक्टली सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे नहीं चूज चॉइस की है एंड देयरफॉर डज नो गुड, और यही यही सबसे खराब केस बनने वाला है कि उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। इट इज येट सो फार यूजफुल दैट इट प्रोमोटेड अवर नॉलेज ऑफ थेरापेटिक एजेंट्स, फिर भी ये हमें काफी उपयोगी होगा, हमारी थेरापेटिक एजेंट्स की जो अवर नॉलेज है उसको और बढ़ाएगी, बिकॉज बाय द न्यू सिम्टम्स एक्साइटेड बाय इट इन सच अ केस, क्योंकि ऐसे केस में वो न्यू सिम्टम क्रिएट करेगी जो दवाई के होंगे यानी कि एसेसरी सिम्टम्स होंगे, तो उससे हमारी दवाई की नॉलेज तो बढ़ेगी ही। अगर सिंपल सिंगल मेडिसिन दी है तो those symptoms which these medicinal substances had already shown in experiments on the healthy human body are confirmed, and an advantage that is lost by the employment of all compound remedies। और ये एडवांटेज जब हम एक साथ में दो तीन दवाइयां देंगे तो उससे अगर रॉन्ग दवाइयां रही उसमें से सब तो फिर जनरली रॉन्ग ही रहती है। तभी तो ऐसा एस्पेक्ट है कंपाउंड मेडिसिन यूज करने का, क्योंकि अगर वो समझ जाते, सीख जाते, अगर उनको पता चल जाता कि ये राइट दवाई है तो उनको कंपाउंड देने की क्या जरूरत होती। तो जो लोग कंपाउंड में देते एक दो तीन दवाइयां देते, सॉरी एक नहीं लेकिन दो और दो से ज्यादा दवाइयां देते हैं,
तो उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि राइट दवाई कौन सी, तो जनरली वो रॉन्ग दवाइयां है, क्योंकि दिमाग में यही चलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब जगह काम करती है, तो दिमाग में ये डाउट है कि ये सच्ची है कि ये सच्ची है, तो आपने दो दवाई दे दी, यानी कि डाउट क्या है कि इसमें से रॉन्ग दवाई है, तो वो दोनों दवाई रॉन्ग ही साबित होगी। क्योंकि ऐसे कंपाउंड जब हम देते हैं या कोई भी डॉक्टर देता है, तो उससे ये एडवांटेज भी चला जाता है, लॉस्ट हो जाता है। कौन सा एडवांटेज? कि जब हम रॉन्ग दवाई भी एक सिंगल रेमेडी की तरह देते हैं, सिंगल सिंपल सब्सटेंस की तरह एक दवाई को यूज करते हैं, तो अगर वो रॉन्ग भी साबित होगी, तो उससे हमारी दवाई की नॉलेज बढ़ेगी, जो एसेसरी सिम्टम्स क्रिएट होंगे उससे, जो कि ऑलरेडी प्रूव हो गए हैं, एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उसमें यही सिम्टोमेटोलॉजी पड़ी हुई है। लेकिन सब, अगर कुछ पता नहीं है हमें, कुछ याद नहीं रहा, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस से हमें ये सब चीजें याद रहने वाली। उसमें फुटनोट है कि व्हेन द रैशनल फिजिशियन हैज चोजन द परफेक्टली होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर द वेल कंसिडर्ड केस ऑफ डिजीज एंड एडमिनिस्टर्ड इट इंटरनली, he will leave to irrational allopathic routine the practice of giving drinks or fomentations of different plants, of injecting medicated blisters, and of rubbing in these and the other ointment. तो जो रेशनल फिजिशियन कम परफेक्टली होम्योपैथिक मेडिसिन चॉइस करता है, और उसको फॉर अ वेल कंसिडर केस ऑफ डिजीज, यानी कि जो उसने सभी तरीके से एग्जामिन करने के बाद, सर्कमस्टेंशियली एग्जामिन करने के बाद उस केस ऑफ डिजीज को प्रिस्क्राइब किया और उसको इंटरनली एडमिनिस्टर किया, तो वो सभी जो इरेशनल एलोपैथिक रूटीन है उन सबको छोड़ देगा। किसको? क्या है रूटीन? प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ड्रिंक्स, कोई सिरप दे दी, या डिफरेंट प्लांट के फॉर्मेंटेशंस मीन्स कि उसके काढ़ा बना के पिलाना, ये सब मना कर दे, सब प्रैक्टिस छोड़ देगा, वो लीव कर देगा। ऑफ इंजेक्टिंग मेडिकेटेड ग्लिस्टर्स देना, फिर रब करना ऑइंटमेंट को, एक या दो या दूसरा, जो भी है वो सब प्रैक्टिसेस छोड़ देगा। सच्चा होम्योपैथिक फिजिशियन, रैशनल फिजिशियन, जब वो एक एक केस को परफेक्टली देखता है, उसकी दवाई को चॉइस करता है परफेक्टली तरीके से और उसको इंटरनली देता है, तो फिर ये सब चीजें ऑटोमेटिकली उससे नहीं होगी, क्योंकि वो अब रैशनल हो गया। इरेशनल से रैशनल की जर्नी है होम्योपैथिक फिजिशियन की या फिर होम्योपैथी की। एक एफोरिज्म ले लेते, फिर हम इसको स्थगित करेंगे। एफोरिज्म नंबर 275, द suitableness of a medicine for any given case of disease does not depend on its accurate homeopathic selection alone, but likewise on the proper size or rather smallness of the dose. If we give too strong a dose of a medicine which may have been even quite homeopathically chosen for the morbid state before us, it must, notwithstanding the inherent beneficial character of its nature, prove injurious by its mere magnitude and by the unnecessary too strong impression by which, by virtue of its homeopathic similarity of action, it makes upon the vital force which it attacks, and thorough the vital force upon those parts of the organism which are the most sensitive and are already most affected by the natural disease. जो भी सुटेबलनेस है दवाई की, मेडिसिन की, हमारे सामने जो केस ऑफ डिजीज आया है, उसके लिए जो सुटेबलनेस है वो डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एक्यूरेट होम्योपैथिक सिलेक्शन एलोन, कि सिर्फ और सिर्फ आपने एक राइट दवाई चॉइस कर ली तो वो सुटेबलनेस साबित नहीं होगी, उसके लिए सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है। बट लाइकवाइज ऑन द प्रॉपर साइज और रादर स्मॉलनेस ऑफ द डोज, उसकी डोज कैसी है, प्रॉपर है, स्मॉल है, मिनिमम है, उस पे भी ये उसकी डिपेंडेंसी है सुटेबलनेस ऑफ मेडिसिन की। अगर आपने राइट दवाई लार्ज डोज में दे दी, तो वो भी सही तरीके से काम नहीं करने वाली, वो भी एक घातक सिद्ध हो सकती है। इफ
वी गिव टू स्ट्रॉन्ग अ डोज ऑफ मेडिसिन, जो सुटेबल है उसका आपने स्ट्रॉन्ग डोज दे दिया, which may have been even quite homeopathically chosen for the morbid state before us, it must, notwithstanding, it must the inherent beneficial character of its nature prove injurious by its mere magnitude. उसके काफी ज्यादा डोज की वजह से, स्ट्रॉन्ग डोज की वजह से, स्ट्रॉन्ग डोज मीन्स आपने एक ड्रॉप दे दिया, हाफ ड्रॉप दिया, या फिर 4 ग्लोबुल, 5 ग्लोबुल। जब मैं एक ग्लोबुल की बात करता हूँ तो मैंने देखा है कि काफी सारे बच्चे जो स्टूडेंट लेवल पे होते हैं, वो एक ग्लोबुल एक ढक्कन में लेके उसमें एक ड्रॉप डालते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ सिंगल ग्लोबुल प्रैक्टिस। ये सिंगल ग्लोबुल की प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पर आपको माइंड करना है कि हमने क्या करना है, कि 1 ड्राम या 2 ड्राम में दवाई बनानी है, या हाफ ड्राम में चाहे दवाई बनाओ। उसको क्या करना है, उसमें 3-4 ड्रॉप्स डालने। हाफ ड्राम में बना रहे हो तो आपको 2-3 ड्रॉप्स डालने होंगे। फिर उसको बटर पेपर में ड्राई करना है, और फिर बटर पेपर में ड्राई करके फिर उसको वापस उसी बॉटल में हमें प्रिजर्व कर लेना है। उसमें से एक ग्लोबुल देना है, और वो भी ग्लोबुल की साइज 10 नंबर की होनी चाहिए, पॉपी सीड साइज ग्लोबुल। तो यहाँ से ये स्मॉलनेस से प्रॉपर डोज है इसका। एक सिंगल ग्लोबुल काम करता है। तो ये जो उसकी बेनिफिशियल एक्शन है, होम्योपैथिकली जो उसकी सिमिलैरिटी है, उसकी वजह से उसके अंदर जो दवाई के अंदर जो उसकी इनहेरेंट बेनिफिशियल एक्शन है नेचर से, नेचर की, वो इंजरियस साबित होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको स्ट्रॉन्ग डोज में दिया, इसीलिए उसके हाई स्ट्रॉन्ग डोज की वजह से, मैग्नीट्यूड डोज की वजह से वो इंजरियस साबित होगी। एंड बाय द अननेसेसरी टू स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, उसकी वाइटल फोर्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन आ जाएगी। जो हमारा लॉ है एफोरिज्म नंबर 26 के आधार पे, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, थेरेपेटिक लॉ ऑफ नेचर, उसके बेस पे जो जो उसकी इंप्रेशन आएगी वाइटल फोर्स के ऊपर, वो काफी स्ट्रांग आएगी, वाइटल फोर्स के ऊपर अटैक करेगी लिटरली। और उसकी वजह से जो नेचुरल डिजीज में जो ऑर्गन अफेक्टेड है वो और खराब होगा, यानी कि उसकी प्रोग्नोसिस काफी पुअर की ओर चली जाएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक तो सिंगल सिंपल मेडिसिन समझना है, फिर उसके डोज के बारे में भी हमें जानना है। सुटेबलनेस ऑफ डोज भी क्या है वो भी हमें समझना होगा। ये ज्ञान लेके हम ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे हम छूटते जाएंगे कि कैसा डोज बनाना है और कैसा नहीं बनाना है। तो आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित करते हैं। कल फिर से आगे की जर्नी की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।